दर्शकों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान टीम में क्या बदलाव किए गए हैं, कौन से खिलाड़ी टीम से बाहर होंगे, कौन वापसी करेगा और सबसे जरूरी बात, क्या बाबर आजम की वापसी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए वापसी कर पाएगी। आज के वीडियो में हम आपको दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11, जरूरी बदलावों और मैच के नए शेड्यूल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि टीम में हुए कुछ बदलाव काफी जरूरी है। और अगर आप सूझी क्रिकेट में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दर्शकों, पाकिस्तान को पहले टेस्ट में निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब टीम दूसरे टेस्ट के लिए नई स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी खबर बाबर आजम की वापसी है। बाबर चोट के कारण पहले टेस्ट में टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, लेकिन अब वह वापसी कर रहे हैं और कप्तान के तौर पर टीम को लीड करते दिखेंगे। बाबर आजम के होने से न सिर्फ पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को एक्सपीरियंस मिलेगा, बल्कि टीम का कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग पोजीशन पर रखा गया है। अब्दुल्ला ने हाल के दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी 161 रन की शानदार पारी भी सबके सामने है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली इनिंग में उन्होंने 61 रन बनाए थे। खास बात यह है कि वह मुश्किल हालात में इंग्लिश बॉलर्स के सामने काफी देर तक डटे रहे, इसीलिए उन्हें दूसरे टेस्ट में भी मौका दिए जाने की संभावना है। दूसरे नंबर पर अब्दुल्ला फजल की वापसी की बात हो रही है। वह एक टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन हैं जो मुश्किल हालात में लंबी इनिंग खेलने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान को अभी ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो इंग्लैंड के तेज और एग्रेसिव बॉलिंग अटैक के सामने विकेट पर समय बिता सके। अगर अब्दुल्ला फजल को दूसरे टेस्ट में शामिल किया जाता है तो यह टीम के लिए एक अहम बदलाव साबित हो सकता है। तीसरे नंबर पर सभी की नजरें कप्तान बाबर आजम पर होंगी। बाबर की वापसी निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर है। पहले टेस्ट में उनकी कमी साफ महसूस हुई थी, लेकिन अब वह मैदान पर वापस आएंगे। फैंस को उम्मीद है कि बाबर अपनी क्लास दिखाएंगे और इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी पारी खेलकर टीम को मुश्किल हालात से निकालने में अहम भूमिका निभाएंगे। आगा सलमान को चौथे नंबर पर मौका दिए जाने की संभावना है। उन्हें पहले टेस्ट में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कप्तान के तौर पर वह टीम को सफलता नहीं दिला पाए। अब दूसरे टेस्ट में बाबर आजम की वापसी के बाद आगा सलमान एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान में उतरेंगे। उनकी ऑलराउंड काबिलियत पाकिस्तान के लिए अहम साबित हो सकती है। पांचवें नंबर पर सऊद शकील को शामिल किया जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सऊद शकील का रिकॉर्ड और बैटिंग एवरेज काफी शानदार रहा है। यही वजह है कि उन्हें एक बार फिर मौका दिए जाने की उम्मीद है। पहले टेस्ट में पाकिस्तान की मिडिल ऑन ऑर्डर बैटिंग दबाव में थी, इसलिए टीम सऊद शकील से एक जिम्मेदार और मजबूत पारी की उम्मीद करेगी। विकेट कीपर बैटर की पोजीशन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। रिजवान की जगह गाजी गोरी को मौका दिए जाने की बात चल रही है। अगर यह बदलाव फाइनल होता है तो यह गाजी गोरी के लिए इंग्लैंड जैसे मजबूत विरोधी के खिलाफ अपनी काबिलियत साबित करने का एक बड़ा मौका होगा। विकेट कीपिंग के साथ साथ उनकी बैटिंग भी पाकिस्तान के लिए अहम रोल निभा सकती है। इसके बाद एक और बड़ा बदलाव फास्ट बॉलिंग में देखने को मिल सकता है, जहां उबैद शाह को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने की संभावना है। पाकिस्तान को युवा फास्ट बॉलर से एक्स्ट्रा पेस और एग्रेशन की उम्मीद होगी। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ पाकिस्तान को एक ऐसे बॉलर की जरूरत है जो नई बॉल से प्रेशर बना सके और अहम मौकों पर विकेट ले सके। आमिर जमाल के 8वें नंबर पर शामिल किए जाने की उम्मीद है। आमिर जमाल एक काम के ऑलराउंडर हैं और टीम को बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी ऑप्शन देते हैं। एक ऐसा प्लेयर जो दोनों एरिया में रोल निभा सके टेस्ट मैच में बहुत कीमती होता है और आमिर जमाल इसी वजह से पाकिस्तान के लिए अहम साबित हो सकते हैं। इसके बाद साजिद खान के स्पिन डिपार्टमेंट में लौटने की उम्मीद है। साजिद खान एक खतरनाक स्पिन बॉलर हैं और स्पिन से इंग्लैंड के बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। अगर पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है तो साजिद खान पाकिस्तान के लिए मैच विनर भी साबित हो सकते हैं। उनसे खास तौर पर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के खिलाफ अहम विकेट लेने की उम्मीद होगी।
अली उस्मान को 10वें नंबर पर शामिल किया जा सकता है। पहले टेस्ट में उन्होंने बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन किया था और इंग्लैंड के बैट्समैन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। उसी प्रदर्शन के आधार पर उन्हें दूसरे टेस्ट में भी बनाए रखने की संभावना है और अब्बास को 11वें नंबर पर जगह मिलने की उम्मीद है। इस तरह पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 में बैटिंग, तेज बॉलिंग और स्पिन का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। हालांकि याद रखें कि यह संभावित प्लेइंग 11 है और टॉस से पहले फाइनल टीम साफ हो जाएगी। बाबर आजम भी दूसरे टेस्ट से पहले काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उनका मानना है कि टीम ने पहले मैच की गलतियों से सीखा है और नई स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगी। अगर पाकिस्तान अपनी बैटिंग मजबूत रखता है, शुरुआती विकेट बचाता है और बॉलर इंग्लैंड पर प्रेशर बनाए रखते हैं तो मैच का नतीजा पहले टेस्ट से बिल्कुल अलग हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की नई टाइमिंग की। मिली जानकारी के मुताबिक मैच दोपहर करीब 2:40 बजे शुरू होगा। यह मैच फैंस के लिए इसलिए भी खास होगा क्योंकि सभी की नजरें बाबर आजम की वापसी, पाकिस्तान की नई स्ट्रैटेजी और इंग्लैंड के खिलाफ कमबैक पर होंगी। दर्शकों, आइए इस पूरे मामले पर गहराई से नजर डालते हैं क्योंकि दूसरे टेस्ट में सिर्फ कुछ बदलाव ही जरूरी नहीं होंगे बल्कि पाकिस्तान को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। पहले टेस्ट में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि पाकिस्तान की बैटिंग ज्यादा देर तक प्रेशर नहीं झेल पाई। जब आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो सिर्फ एक या दो बैट्समैन पर निर्भर रहना काफी नहीं होता। पूरी बैटिंग लाइनअप को जिम्मेदारी लेनी होती है, खासकर शुरुआती सेशन में। अगर ओपनर नई बॉल संभालते हैं और पहले 1 से 1.5 घंटे तक विकेट नहीं खोते हैं तो पाकिस्तान के बड़ा स्कोर बनाने के चांस काफी बढ़ सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक से एक बार फिर अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। उनके पास लंबी इनिंग्स खेलने की टेक्निक है, लेकिन असली चैलेंज इंग्लैंड के तेज बॉलर्स के खिलाफ शुरुआती स्पेल खेलना होगा। अगर अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो पाकिस्तान को एक मजबूत नींव मिल सकती है। उनके साथ साथ दूसरे ओपनर का रोल भी बहुत जरूरी होगा क्योंकि अगर दोनों ओपनर शुरुआती विकेट बचा लेते हैं तो बाबर आजम के लिए भी बैटिंग करना काफी आसान हो जाएगा और यहीं पर बाबर आजम की वापसी से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बाबर सिर्फ एक बैटर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर का सबसे अहम पिलर है। जब वह कॉन्फिडेंस के साथ क्रीज पर होता है तो विरोधी टीम को अपनी फील्डिंग और बॉलिंग में भी बदलाव करने पड़ते हैं। इंग्लैंड जरूर बाबर को जल्दी आउट करने की कोशिश करेगा क्योंकि अगर बाबर पिच पर समय बिताता है तो वह अपनी ट्रेडिशनल क्लास से स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। लेकिन बाबर के लिए भी चुनौती आसान नहीं होगी। चोट से वापस आ रहे खिलाड़ी को अपनी पूरी लय में आने में समय लग सकता है, इसलिए फैंस बाबर से तुरंत सेंचुरी की उम्मीद जरूर करेंगे। लेकिन टीम के नजरिए से उसकी सबसे अहम जिम्मेदारी विकेट पर टिके रहना और मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना होगा। अगर बाबर 70, 80 या 100 रन बना लेता है तो पाकिस्तान के लिए मैच का रुख बदल सकता है। दूसरे टेस्ट में आगा सलमान भी अहम रोल निभा सकते हैं। कप्तानी का प्रेशर खत्म होने के बाद वे ज्यादा आजादी से बैटिंग कर सकते हैं। पहले मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी ने उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला था, लेकिन अब बाबर आजम के वापस आने के बाद आगा सलमान सिर्फ अपनी बैटिंग और ऑल राउंड काबिलियत पर ध्यान दे सकते हैं। अगर वे मिडिल ऑर्डर में बड़ी पार्टनरशिप करते हैं तो पाकिस्तान का स्कोर काफी मजबूत हो सकता है। सऊद शकील की जिम्मेदारी भी कम नहीं होगी। टेस्ट क्रिकेट में उनका सबसे बड़ा हथियार सब्र है। इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ अग्रेसिव शॉट खेलने से काम नहीं चलेगा। सऊद शकील को बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलना होगा, बॉलर्स को थकाना होगा और फिर खराब बॉल्स का फायदा उठाना होगा। अगर सऊद शकील और बाबर आजम लंबी पार्टनरशिप करते हैं तो इंग्लैंड के बॉलर्स पर प्रेशर बढ़ सकता है। विकेट कीपर बैट्समैन की पोजीशन भी इंटरेस्टिंग होगी। अगर रिजवान को मौका मिलता है तो गाजी गौरी पर सब्र रहेगा। किसी नए या कम अनुभवी खिलाड़ी के लिए इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर में खेलना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो मौके होते हैं जब कोई खिलाड़ी अपनी पहचान बनाता है। अगर गाजी गौरी विकेट के पीछे अच्छा परफॉर्म करने के साथ साथ बल्ले से 40 या 50 रन भी बनाते हैं तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बोनस होगा। अब बॉलिंग की बात करते हैं क्योंकि सिर्फ बैटिंग से टेस्ट मैच नहीं जीता जा सकता। पाकिस्तान को इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप को 2 बार आउट करना होगा। इसके लिए फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को अपनी भूमिका निभानी होगी। उबैद शाह की मौजूदगी पाकिस्तान के पेस अटैक में नई एनर्जी ला सकती है। युवा फास्ट बॉलर अक्सर अपनी पेस और एग्रेशन से बैटर को हैरान कर देते हैं, लेकिन उनके लिए लाइन और लेंथ बनाए रखना सबसे जरूरी होगा। बॉलिंग में आमिर जमाल भी अहम रोल निभाएंगे।
उनकी खूबी यह है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑलराउंड ऑप्शन देते हैं। अगर किसी सेंट्रल बॉलर पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो कैप्टन आमिर जमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह उनकी बैटिंग भी पाकिस्तान के लोअर ऑर्डर को मजबूत करती है। अगर नंबर 8 का प्लेयर टेस्ट मैच में 30 से 50 कीमती रन बनाता है तो वे रन मैच के आखिर में बहुत जरूरी साबित हो सकते हैं। साजिद खान की वापसी भी पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी मानी जा रही है। इंग्लैंड की टीम हमेशा स्पिन के खिलाफ खास तरीके से खेलने की कोशिश करती है, लेकिन अगर साजिद खान फ्लाइट, स्पीड और लाइन का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो वे इंग्लिश बैट्समैन को परेशान कर सकते हैं। खासकर जब पिच पर बॉल पुरानी हो जाए और स्पिनर्स को टर्न मिलने लगे तो साजिद खान पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक हथियार बन सकते हैं। पाकिस्तान को फील्डिंग में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगर आप पहले टेस्ट में अहम मौके चूकते हैं तो मजबूत टीमें आपको जरूर सजा देंगी। इंग्लैंड के खिलाफ एक कैच भी मैच का रुख बदल सकता है, इसलिए दूसरे टेस्ट में हर खिलाड़ी को पूरे फोकस के साथ फील्डिंग करनी होगी। ये बाबर आजम के लिए भी एक बड़ा टेस्ट होगा, क्योंकि वह एक कप्तान के तौर पर फील्डिंग कैसे करते हैं और बॉलर्स को कब बदलना है। एक और जरूरी बात टॉस होगी। अगर पिच बैटिंग के लिए अच्छी है तो पाकिस्तान को टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर पिच में शुरू से ही बॉलर्स के लिए मदद है तो कप्तान को सिचुएशन के हिसाब से फैसला करना होगा। टेस्ट क्रिकेट में एक गलत फैसला पूरे दिन की मेहनत बर्बाद कर सकता है। पहले टेस्ट से पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी सबक यह है कि एक सेशन खराब जाने के बाद पूरा मैच नहीं गंवा देना चाहिए। अगर पहले सेशन में 2 या 3 विकेट गिर भी जाते हैं तो बाकी बैट्समैन को डिफेंसिव तरीके से सिचुएशन को संभालना होगा। इसी तरह अगर बॉलिंग को शुरू में विकेट नहीं मिलते हैं तो बॉलर्स को घबराने के बजाय लगातार प्रेशर बनाए रखना होगा। फैंस की उम्मीदें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हैं। बाबर आजम की वापसी के बाद हर पाकिस्तानी फैन चाहता है कि टीम दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी करे, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ बड़े नाम काफी नहीं होते। 11 में 11 खिलाड़ियों को अपनी भूमिका निभानी होती है। एक बैट्समैन बड़ी पारी खेल सकता है, एक बॉलर 5 विकेट ले सकता है, लेकिन जीत तभी मिलती है जब पूरी टीम एक यूनिट के तौर पर खेले। अगर पाकिस्तान पहले टेस्ट की गलतियां दोहराने से बचता है, बैटिंग में पार्टनरशिप बनाता है और बॉलर इंग्लैंड के बैटर्स पर लगातार प्रेशर बनाए रखते हैं तो पाकिस्तान के पास दूसरे टेस्ट में वापसी का शानदार मौका होगा। बाबर आजम की लीडरशिप में टीम के पास एक्सपीरियंस है, यंग प्लेयर्स हैं और ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। अब फैसला मैदान पर है। क्या पाकिस्तान दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट में मिली हार का बदला लेगा? क्या बाबर आजम अपनी वापसी को यादगार बना पाएगा? क्या साजिद खान और पाकिस्तानी तेज बॉलर्स इंग्लैंड की बैटिंग को तहस नहस कर पाएंगे? और क्या पाकिस्तान एक जबरदस्त जीत हासिल करके सीरीज बराबर कर पाएगा? दर्शकों, आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट का सबसे बड़ा मैच विनर कौन हो सकता है? बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, साजिद खान या कोई और खिलाड़ी जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं हो रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब असली सवाल यह है कि क्या बाबर आजम की वापसी से पाकिस्तान जीत पाएगा? क्या अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर बड़ी पारी खेलेंगे? क्या सऊद शकील और आगा सलमान मिडिल ऑर्डर को मजबूत करेंगे? और सबसे जरूरी बात, क्या पाकिस्तान के बॉलर इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को रोक पाएंगे? आपको क्या लगता है कि दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या होगा? और क्या बाबर आजम की वापसी के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर सीरीज में वापसी कर पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सूजी क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और हर बड़े क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।